नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये दृष्टि आईएएस का यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा था, जिसमें हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज की। और अपने लास्ट लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। हालांकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था और क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे वह भी कम किए गए थे, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो गई थी उसमें। तो इस सीरीज में हम इस बार हम उसको थोड़ा सा और शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा और जल्दी चलने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी दबा देंगे और थोड़ा थोड़ा लाइक करते चला करिए भाई। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 है इस सीरीज का कि नीचे दो कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है नीचे कूट का प्रयोग करते हुए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो कथन ए है कि मानव निर्मित उपग्रह हमेशा पृथ्वी की सतह से पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। और कारण आर बताया जा रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस प्रकार उपग्रहों को अतिरिक्त बल मिलता है। कूट दिया हुआ इस प्रकार से कि ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन सी है कि ए सत्य और आर असत्य है। और ऑप्शन डी है कि ए असत्य और आर सत्य है। तो थोड़ा जल्दी कीजिए। चलिए, तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए असत्य और आर सत्य है। देखिए, पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, यह बात बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरी चीज़, ज़्यादातर उपग्रहों को, यह एक पार्ट हो गया। ठीक, यह हमारा एक पार्ट इसके लिए हो गया, कारण के लिए। ठीक है, और ज़्यादातर उपग्रहों को जो है वह ईस्ट दिशा से लॉन्च किया जाता है, यानी कि पूर्व दिशा से ज़्यादातर उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। लेकिन ये ऐसे उपग्रह होते हैं जो कि पृथ्वी की भूस्थितिक कक्षा में जिन उपग्रहों को स्थापित किया जाना होता है। ठीक है, और इसका कारण यह है कि जब इनको इधर इस पूर्व दिशा की ओर से लॉन्च किया जाता है तो यह पृथ्वी के कोरियालिस बल का लाभ उठाते हैं या फिर पृथ्वी के घूर्णन बल का लाभ उठाते हुए अपनी कक्षा में स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी बचे अन्य चीज़ों को तो क्यों सभी उपग्रहों को नहीं लॉन्च किया जाता, आसानी हो जाएगी? तो नहीं भैया, ऐसा नहीं। सभी उपग्रहों को हम जो है भूस्थितिक कक्षा में स्थापित नहीं करते हैं, हम कुछ उपग्रहों को जो है ध्रुवीय कक्षाओं में भी स्थापित करते हैं, और जिस कारण जो है उन उपग्रहों को हमको उत्तर या फिर दक्षिण दिशा में लॉन्च करने की आवश्यकता होती है। जबकि यहाँ कह दिया कि मानव निर्मित उपग्रह हमेशा पृथ्वी की सतह से पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। यही कारण था कि कथन जो है वह गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यही कारण है कि हमारा डिस्कशन जो है ज्योग्राफी का लंबा हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत बेस जानना जरूरी होता है। इस वजह से जो है थोड़ा सा सब्र रखिए, ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो सूचियाँ दी हुई इनको आपको सुमेलित करवाना, जल्दी से इन्हें सुमेलित करवाइए। आपको पता है मैं नहीं पढ़ता हूँ सूचियों को, यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करके अपनी सही सूचियों को सुमेलित करवाना होता है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3, 1, 2, 4। देखिए, सबसे ठंडा स्थान जो पृथ्वी का है वह है आपका अंटार्कटिका, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, और दूसरा सबसे गर्म स्थान की बात अगर करें तो सबसे गर्म स्थान है ईरान का अटाकामा कह रहा हूँ। सबसे गर्म स्थान है दस्तेलुट। ठीक, और सबसे शुष्क स्थान है अटाकामा मरुस्थल, और सबसे नम स्थान है मासिनराम। मासिनराम कहाँ है यह आप लोग बताइएगा। ठीक है, बाकी अन्य चीज़ों के बारे में बताता हूँ। अंटार्कटिका की लोकेशन जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंटार्कटिका में एक चीज़ जानिए। तो देखिए भैया, अंटार्कटिका में जो है ना 2 स्थल हैं, आर्गस डोम और फूजी डोम, और इनके बीच जो जमी हुई बर्फ़ है ना, वहाँ का तापमान लगभग -148 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर -100 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, जगह का नाम बता दूँ फिर से आपको लिख करके, तो आर्गस डोम और फूजी डोम के बीच का यह जगह है। ठीक है, आर्गस डोम और फूजी डोम के बीच की यह जगह है, जहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंटार्कटिका सबसे ठंडा स्थान है, यह जानते रहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए सबसे गर्म स्थान की। तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है? दस्तेलुट। दस्तेलुट कहाँ पर है? दस्तेलुट आपको मिल जाएगा ईरान में। ठीक है, ईरान में आपको दस्तेलुट मिल जाएगा। और दस्तेलुट जो है यह दुनिया का 25वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी शामिल है यह यूनेस्को की। ठीक है, सारी चीज़ों को नोट करते चलिएगा और दिमाग में बैठाते चलिए, कॉपी पेन लेके नोट मत करिए, दिमाग में नोट करते चलिए। ठीक है, दस्तेलुट जो है यह ईरान का एक मरुस्थल है। ठीक है, नमक का एक बड़ा मरुस्थल है और यह जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है और विश्व का 25वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ का अधिकतम तापमान जो है वह 70 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, या यूँ कहें अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 159 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया दस्तेलुट का टेम्परेचर। ठीक है, जिससे यह पृथ्वी का सबसे गर्म स्थल माना जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे शुष्क स्थान की। तो यह पड़ता है अटाकामा मरुस्थल, यानी कि अटाकामा डेजर्ट। यह कहाँ पड़ता है? यह तो भारत का मैप में बनाने लगा। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट आपका पड़ता है यहाँ। देखिए ऐसे है, ऐसे 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 बताइए है लगभग किसका किसका मैप लग रहा है, आप लोग जरा बताइए। तो मुझे तो किसी का नहीं लग रहा बिगड़ गया नक्शा ही किसी का। ठीक है, तो यह मान लीजिए यह है आपका दक्षिण अमेरिका,
दक्षिण अमेरिका में यहाँ आप देखेंगे चिली है, चिली के बगल में आप देखेंगे तो एंडीज पर्वत गया है, एंडीज पर्वत के साइड में थोड़ा सा उत्तर साइड में एंडीज पर्वत के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा अटाकामा डेजर्ट और यहीं से गुजरती है एक तो पेरू की ठंडी जलधारा, ठीक है। और इसी कारण जो है यह दुनिया का सबसे शुष्क स्थान बन जाता है, ठीक है, अटाकामा मरुस्थल, न कि अंटार्कटिका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ मैप लेके बैठिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पूछा जा रहा है रिंग्स ऑफ फायर यानी कि विनाशकारी अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर क्षेत्र पाया जाता है। ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी अटलांटिक महासागर में या डी आर्कटिक महासागर में। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ही प्रशांत महासागर में पाया जाता है रिंग ऑफ फायर या फिर अग्निवलय, ठीक है। देखिए कैसे पाया जाता है, किस प्रकार से होता है। तो जैसे मैंने बना दिया यहाँ पर ये बना दिया मैंने, अरे गलत बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैप बनाने में दिक्कत होती है। देखिए यह मान लीजिए यह बन गया आपका, ठीक है, थोड़ा बिगड़ा नक्शा, थोड़ा सा हमारा बिगड़ा हुआ दक्षिण अमेरिका बन गया। यहाँ बन गया आपका उत्तर अमेरिका हो गया, ठीक है, उत्तर अमेरिका का ये तट हो गया। इसके बाद इधर हम चले आए रसिया की तरफ, रसिया के बाद यहाँ से हम जापान होते हुए चले आए, जापान नहीं गए, रसिया से होते हुए हम चाइना होते हुए नीचे चले आ रहे हैं और फिर यहाँ पर चले आए ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है। और ये क्षेत्र ऐसे ऐसे चल रहा है, यहाँ पे गिनी, पापुआ न्यू गिनी वगैरह जो है, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, ये सब हैं, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को समझिए, ठीक है। और यह जो पूरा क्षेत्र बन जाता है ना, ऐसे देखिए यह जो पूरा क्षेत्र बन जाता है यह आता है रिंग्स ऑफ फायर में, ठीक है। यह पूरा क्षेत्र रिंग्स ऑफ फायर में, इधर अटलांटिक है, ठीक है, ये पैसिफिक है, अटलांटिक इधर पड़ता है अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, ना कि इधर पड़ेगा, ठीक है, एशिया और अमेरिका के बीच में प्रशांत महासागर है, ठीक है। कहते नहीं है हिंद प्रशांत संधि, हिंद प्रशांत संधि है, हिंद प्रशांत आप लोग आमतौर पे सुने होंगे। तो यही जो क्षेत्र पड़ता है ना, यह हिंद प्रशांत में यह जो क्षेत्र पड़ता है, यह प्रशांत वाला जो क्षेत्र पड़ता है, इसी को बोलते हैं, यहीं पर है रिंग्स ऑफ फायर। रिंग्स ऑफ फायर में पड़ने वाले मुख्य देशों की अगर बात करें तो चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, मध्य महासागर का वृहत जो भूकंपीय क्षेत्र वह भी इसमें शामिल है, ठीक है। मुख्यतः इसमें 3 क्षेत्र शामिल है रिंग्स ऑफ फायर में, जैसे कि महासागर हो गया, महासागर और भूमि का मिलन स्थल, यानी कि ये सब क्षेत्र जहाँ से महासागर और भूमियाँ आपस में मिल रही हैं, ये क्षेत्र हो गया। नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र हो गए, जैसे कि रॉकीज और एंडीज पर्वत वाले जो क्षेत्र हो गए, और इसके अलावा ज्वालामुखी क्षेत्र हो गए, ठीक है। तो फिलहाल इतना डिटेल बहुत है मेरे ख्याल से। रिंग्स ऑफ फायर की लोकेशन जानते रहिए, कौन कौन से देशों के मध्य पड़ता है यह जानते रहिए, और इसको कभी कभी परिधि प्रशांत बेल्ट भी कह दिया जाता है रिंग्स ऑफ फायर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और बताने वाला था कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी। चलिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। घास भूमि दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित देशों के बारे में बताया गया। तो चलिए मैच करवा लीजिए, ठीक है, मैच करवाने वाला है, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपने आंसर को टिक कर लिया होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। पूछताछ जो है यह अर्जेंटीना में नहीं पड़ता है, ठीक। बाकी चलिए तब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए घास भूमि होती क्या है पहले यह बताइए आप लोग, ठीक है। तो घास भूमि ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है 15 से लेकर के 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है, ठीक है। और यह वर्षा जो है 15 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा जो है यह वनों के विकास के लिए अपर्याप्त होती है, ठीक है। और ऐसे संक्रमणकालीन क्षेत्रों में जो है जो ऐसे संक्रमणकालीन क्षेत्रों में जो पारिस्थितिक तंत्र का जो परिदृश्य होता है वह घास के आकार का होता है, जहाँ वृक्षों की ऊंचाई बिल्कुल न्यूनतम होती है, ठीक है, यानी कि वृक्ष लगभग कम से कम ही होते हैं, ठीक है। और वर्षा जो है यह 15 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है, ठीक है। घास भूमियाँ 2 प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधी हो गया और शीतोष्णकटिबंधी, 2 टाइप की घास, 2 टाइप के दोनों तरफ के क्षेत्रों में पाई जाती है, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधी घास भूमियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिए, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, यह क्वेश्चन आएगा मुश्किल है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, शीतोष्ण है कि नहीं है ये पूछ लेगा, तब आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जानते रहिए शीतोष्ण और उष्णकटिबंधी घास भूमियाँ होती है। उष्णकटिबंधी घास भूमियों को सवाना भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। उष्णकटिबंधी घास भूमियों को सवाना घास भूमि या ग्रासलैंड भी बोलते हैं। ये जो है उष्णकटिबंधी वन एवं गर्म रेगिस्तानों के बीच में अवस्थित होते हैं, ठीक है। मुख्यतः इनको जो है आप सहारा में देख सकते हैं, सहारा सूडान के दक्षिणी क्षेत्र में, सहेल क्षेत्र में देख सकते हैं, पूर्वी अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में भी देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका में 2 सवाना मिल जाएंगे, एक तो आपको मिल जाएगा ओरिनेको बेसिन में लानोस, ठीक है, लानोस नहीं मिल पा रहा है तो दक्षिण अमेरिका का मैप देखिए, दक्षिण अमेरिका के मैप में जब आप उत्तर में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ओरिनेको नदी का बेसिन मिल जाएगा और यहीं पर आपको लानोस लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके अलावा ब्राज़ील में आप कैंपोस लिखा हुआ देख सकते हैं, ठीक है, ब्राज़ील में कैंपोस और अमेरिका में लानोस भी सवाना ग्रासलैंड के ही उदाहरण हैं, ठीक है। वहीं नेक्स्ट अगर बात करें शीतोष्ण कटिबंधी घास भूमि की, तो ये रेगिस्तान और शीतोष्ण वनों यानी ठंडे प्रदेशों के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें जो है स्टेपीज और हंगरी टाइप के
और हंगरी में इन्हें पुस्ताज कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये पुस्ताज जो है यह कहाँ कहा जाता है, या हंगरी में कहा जाता है। उम्मीद है अब आप लोग नहीं भूलेंगे क्योंकि थोड़ा डिटेल से बताया गया है, ठीक है। तो कृपा कीजिएगा और भूलिएगा मत, ठीक है। देखिए लानोस कैसा होगा, लानोस सवाना प्रकार की घास भूमि हो गई या फिर उष्णकटिबंधीय घास भूमि होगी, ठीक है, याद रहेगा। बाकी डाउन्स, स्टेपीज, पुस्ताज यह सभी जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ हो गई। और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया में बताया गया, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और इसके अलावा अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में जो पंपास घास क्षेत्र आपको मिलेगा, ठीक है, और पंपास घास क्षेत्र मिलेगा, यह भी आपका जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र ही है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यही सब कारण है कि आपका जो है लेक्चर जो है यह ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज लंबा जाता है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र बंदरगाह विहीन देश है? ए वियतनाम, बी लाओस, सी सिंगापुर या डी कंबोडिया। यहाँ आपको सोचना यह है कि किस क्षेत्र की सीमा जो है वह समुद्र से नहीं मिलती, किस देश की सीमा। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लाओस जो है। ये देखिए लाओस जो है ना दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र बंदरगाह विहीन देश है, ठीक है। लाओस ऐसे पड़ता है, इसके इधर आपको मिल जाएगा वियतनाम, नीचे आपको कंबोडिया, आदि देश मिल जाएंगे। देख लीजिएगा मैप निकाल करके, मैप जरूर देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का मैप निकाल लीजिए और आपको लोकेशन देखना इंपॉर्टेंट है भाई, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, लोकेशन जरूर देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये दुनिया के केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उग सकते हैं। दूसरा, गूदेदार पत्तियां, धसारंध्र, वायवीय श्वसन जड़ें, जरायुजता, अवस्तंभ मूल और बट्रेस रूट्स इसकी विशेषताएं हैं। तीसरा, भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का सर्वाधिक आवरण है, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके पास 1, 2, 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 या फिर डी 1 और 2। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। केवल और केवल कथन 2, 1 और 2 सही है। देखिए यह कथन बिल्कुल सत्य है। मैंग्रोव वन जो है यह केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी विशेषता होती है कि यहाँ के जो वन होते हैं इनमें गूदेदार पत्तियाँ होती हैं, इनके धसे हुए जड़ें होती हैं, वायवीय श्वसन के प्रकार, वायवीय श्वसन की जड़ें होती हैं, साथ ही साथ वायवीय श्वसन होती हैं, ठीक है, जरायुस्ता होती है, अवस्तंभ मूल होते हैं, बट्स रूट्स होते हैं, ठीक है। यह सभी जो है आपको मैंग्रोव वनों की विशेषताओं में लिख सकते हैं, ठीक है। यह मुख्यतः जो है 24 डिग्री उत्तरी से लेकर के 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है पाई जाती हैं। 38 डिग्री दक्षिणी उत्तरी लिख कर दिया, ठीक है। 24 डिग्री उत्तरी से लेकर के 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य आपको जो है मैंग्रोव वन मिल जाएंगे, क्योंकि ये ठंडे स्थानों में उग नहीं सकते हैं। यही कारण है उपोष्ण या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही मैंग्रोव वन आपको मिलते हैं। बात करते हैं तीसरा प्रश्न गलत क्यों। तो देखिए तीसरा कथन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि जो है भारत में जो सर्वाधिक मैंग्रोव वनों का आवरण है वह जो है पश्चिम बंगाल का है। और पश्चिम बंगाल के बाद जो है अंडमान निकोबार का स्थान नहीं आता। पश्चिम बंगाल के बाद स्थान आता है गुजरात का, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात का नंबर आता है और गुजरात के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं अंडमान और निकोबार भाई, ठीक है। तीसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार, दूसरे पर गुजरात और पहले पर आता है पश्चिम बंगाल मैंग्रोव वनों के मामले में, ठीक है। मैंग्रोव वनों का आवरण जो है पश्चिम बंगाल में 42.45% का है, तो गुजरात में 23.66 और अंडमान निकोबार द्वीप में 12.39% का है। अगर बात करें ISFR 2019 की, तो इसमें जो है भारत में कुल मैंग्रोव वन थे लगभग 4,975 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4,975 किलोमीटर या मैंग्रोव वनों से आच्छादित था, जिनमें से कि अगर बात करें परसेंटेज की तो यह 0.15% भाग घेरे हुए हैं, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा स्वतः जुताई की विशेषता के लिए जानी जाती है? ए लाल मृदा, बी लेटराइट मृदा, सी काली मृदा या फिर डी जलोढ़ मृदा। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। काली मृदा को जो है स्वतः जुताई वाली या फिर सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई दिक्कत इसमें बताया गया है काली मृदा के बारे में, ठीक है। काली मृदा का एक अन्य नाम जानते रहिए। इस मृदा को रेगूर मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगूर मृदा के नाम से भी यह आ सकता है, ठीक है। रेगूर मृदा के नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक। काली मृदा को ही बोलते हैं रेगूर मृदा। इसको एक अन्य नाम से बोलते हैं काली कपास मृदा, ठीक। काली कपास मृदा के नाम से भी बोलते हैं। नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पर कपास की खेती की जा सकती है। यह मृदा मुख्यतः जो है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दक्कन के लावा पठार और मालवा पठार क्षेत्र में फैली हुई है, जहाँ पर जो है
मध्यम वर्षा और अंतर्निहित बैसाल्टिक चट्टानें दोनों पाए जाते हो। ठीक है, देखिए थोड़ी बहुत और विशेषता इसकी जानते रहिए। तो काली मृदा में जो है आमतौर पे जो है मृणमय, गहरी और अप्रवेश्य होती है, और साथ ही साथ यह मिट्टी जो है यानी काली मिट्टी जो है यह सूखने पर जो है, सूखने पर कह रहा हूँ, काली मिट्टी जो है गीली होने पर जो गीली होने पर जो है सूख जाती है और चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, गीले होने पर या गीले होने पर सूख जाती है और चिपचिपी हो जाती है, और सूखने के बाद यह सिकुड़ जाती है। ठीक है, सिकुड़ भी जाती है। और वहीं जब शुष्क मौसम होता है तो इस मृदा में दरारें भी काफ़ी आ जाती हैं। अलग अलग देखते होंगे आप लोग, पिक्चरों में आ जा, क्या कहते हैं, कभी कभी पेपरों में फोटो आता है, कभी काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें जो है खेतों के बीच दिखाई जाती हैं और बैठा हुआ एक किसान उन्हें देख रहा होता है अफसोस के साथ। ठीक है, ऐसा कुछ अफसोस नहीं, यह सामान्य प्रकृति है उस मृदा की, सामान्य अवस्था है उस मिट्टी की। ठीक है, और बस पेपरों के माध्यम से इनको जो है आपको बताया जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसकी थोड़ी और चीज़। तो यह जो है काली मिट्टी जो है यह नमी का कम अवशोषण करती है। ठीक है, नमी का अवशोषण कम नहीं, नमी का धीमे अवशोषण करती है, और साथ ही साथ धीमे धीमे नमी को मुक्त भी करती है, या फिर नमी का क्षय भी इसमें से काफ़ी धीमी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, नमी का अवशोषण भी धीमे करती है और नमी का क्षय भी धीमे ही करती है। ठीक है, और जब इसमें दरारें पड़ जाती है तो इसमें ऑक्सीजन काफ़ी गहराई मात्रा तक चला जाता है। इस कारण यह मृदा काफ़ी उपजाऊ भी होती है, या फिर असाधारण उर्वरता इस मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, चलिए वैसे मिट्टी के बारे में इतना नहीं डिटेल से बताया जाना चाहिए, जब ज्योग्राफी का डिटेल लेक्चर लिया जाएगा तब ये सब चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, चलिए फिलहाल और थोड़ा जल्दी चलने का प्रयास करते हैं। देखिए पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर मानसून द्वारा किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी मेघालय, या फिर डी तमिलनाडु। चलिए पूर्वोत्तर का लौटता हुआ मानसून जो है वह सर्वाधिक वर्षा करता है तमिलनाडु में। ठीक है, पूर्वोत्तर मानसून कौन सा है? यह क्षेत्र जब आता है, यहाँ भारत की बात करते हैं, इसके बाद यहाँ से आ जाता है दक्षिण का, यह आ जाता है दक्षिण भारत आ जाता है। ठीक है, थोड़ा और चौड़ा चलेगा ना, दक्षिण भारत आ गया। तो जो मानसून जब यहाँ से लौटने लगता है, ठीक है, मानसून का जब निवर्तन होता है इस प्रकार से, तो मानसून लौटते वक्त बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, यहाँ से मानसून ऐसे ऐसे लौट रहा है। ठीक है, ये मानसून लौटते वक्त इसी को बोलते हैं पूर्वोत्तर मानसून। तो यह मानसून लौटते वक्त अपने साथ जो है बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता को इकट्ठा करता है, और यहाँ पर आते हुए पहले तमिलनाडु के तट पर टकराते हुए यहाँ पर जोरदार की वर्षा करता है। ठीक है, इस मानसून से जो है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना और कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में बारिश होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा इस मानसून से ग्रहण की जाती है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। ठीक है, चलिए, या फिर आप कह सकते हैं कोरोमंडल तट पर भी यह सर्वाधिक वर्षा करता है। दोनों एक ही बात होगी, चाहे तमिलनाडु या कोरोमंडल तट, कुछ भी बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय पठार को अलग करता है? ए मिकिर पहाड़ियाँ, बी छोटा नागपुर पठार, सी मालदा गैप, या फिर डी मिजो पहाड़ियाँ। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मालदा गैप। ठीक है, देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत का अगर यह क्षेत्र है तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको मेघालय पठार मिल जाएगा। ठीक है, मेघालय पठार या फिर इसे शिलांग का पठार बोलते हैं। यह जो है प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, या फिर प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। ठीक है, इसको जो है यहाँ से अलग करता है गारो राजमहल गैप, या फिर जिसको हम एक अन्य नाम मालदा गैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के कारण। अगले क्वेश्चन को देखिए, इस गैप का निर्माण क्या हुआ, इस मालदा गैप या फिर गारो राजमहल गैप का निर्माण किस कारण हुआ? तो यह हुआ था निम्न भ्रंशन के द्वारा। ठीक है, अब निम्न भ्रंशन की स्थिति क्या है यह आप बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके कोयला भंडारण के संदर्भ में घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, सी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, या फिर डी झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। झारखंड में कोयले का कुल भंडार लगभग 83.15 मिलियन टन का है। दूसरे नंबर पर स्थान आता है उड़ीसा का। ठीक है, दूसरे नंबर पर स्थान आता है उड़ीसा का, तो उड़ीसा वाला सही आंसर टिक लगाना चाहिए ना, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक गलत लगा दिया था, सॉरी। देखिए 60 का ए वाला सही है। कोयला भंडारण के मामले में घटते क्रम में अगर देखें तो सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में है, लगभग 83.15 बिलियन टन, और उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है उड़ीसा। यहाँ जो है कोयला जो है लगभग 79.30 बिलियन टन है, और भंडारण की बात हो रही, ठीक है, उत्पादन की नहीं। उसके बाद स्थान आता है छत्तीसगढ़ का, और चौथे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, और अंत में 5वें नंबर पर है मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर फिर से एक बार आपको बता दूं तो सर्वाधिक कोयले का भंडारण झारखंड में है, उसके बाद दूसरे नंबर पर उड़ीसा में कोयले का भंडारण है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडारण है, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल में कोयले का भंडारण है, और सबसे अंत में 5वें नंबर पर कोयले का भंडारण है मध्य प्रदेश के पास। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार नहीं। नेक्स्ट बताइए कि
किस चिपसेट निर्माता ने पहले 3 चिपसेट स्नैपड्रैगन 720G 662 और 460 लॉन्च किए जो भारत के नौवहन उपग्रह प्रणाली यानी नाविक को भी सपोर्ट करते हैं? ए इंटेल, बी एनवीडिया, सी मीडियाटेक या फिर डी क्वालकॉम। अब मोबाइल तो हर कोई चला रहा है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, क्वालकॉम ने जो है ये सारे चिपसेट प्रस्तुत किए हैं। स्नैपड्रैगन 720G 662 और 460 ये जो है भारत के नौवहन प्रणाली उपग्रह यानी कि नाविक को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नाविक का पूरा नाम क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, यह नाविक का पूरा नाम है। 3 चिपसेट क्वालकॉम के द्वारा बनाए गए जो नाविक को सपोर्ट करे। ठीक, चलिए अगर बात करें अन्य क्षेत्रों के नौवहन प्रणालियों के बारे में या फिर सैटेलाइट सिस्टम के बारे में, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में, तो कौन कौन से होंगे बताइए। देखिए जीपीएस कहाँ का है? जीपीएस अमेरिका का है, ग्लोनास रूस का है, गैलीलियो जो है यह यूरोपियन यूनियन का है, थर्मापकॉन जो है यह चीन का है, इसे बाइडू भी बोलते हैं। वहीं 2 क्षेत्रीय प्रणालियाँ हैं, क्षेत्रीय प्रणालियों को जानते रहिए। ठीक है, क्षेत्रीय प्रणालियों को जानते रहिए, 2 हैं ये, एक तो जापान का QZSS, ठीक है, और भारत का है IRNSS, इरनास या फिर जिसे हम नाविक बोलते हैं। ठीक है, चलिए यह दोनों क्षेत्रीय प्रकार के हैं। बाकी जो है रूस, अमेरिका, चीन और गैलीलियो जो बात की है दोनों ग्लोबल हैं ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, श्री रामचंद्र मिशन यानी कि SRCM और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की गठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र यानी कि मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए कोलकाता पश्चिम बंगाल, बी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सी हैदराबाद तेलंगाना या फिर डी भुवनेश्वर उड़ीसा। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बताइए सी, हैदराबाद तेलंगाना में जो है भारत विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया SRCM की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं, थोड़ा सा जानते रहिए। SRCM का गठन जो है 1945 में किया गया था और इसके द्वारा जो है सहज मार्ग या हार्टफुल मेडिटेशन का अभ्यास प्रदान किया जाता है या फिर करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, जनवरी 2020 में चुनी गई ग्रीस की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताना है आपको यहाँ पर। ए मारियेल्ला जियान्नको, बी अन्ना दिमेंतोपोलू, सी कटरीना सकेलरोपोलो, डी मारिया दमनकारी। दमनकारी नहीं, मारिया दमनकी है। ठीक है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कैटरीना सकेला रोपोलू जो है, यहाँ जो है सकिया बहुत कठिन तरीके से लिखा हुआ है, इसको ऐसे आप पढ़िए, कटरीना तो जानते ही हैं, कटरीना सकेला रोपोलू। ठीक है, कैटरीना सकेला रोपोलू के नाम से जानिए तो याद हो जाएगा। ठीक है, कैटरीना सकेला रोपोलू जो है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनी गई हैं ग्रीस की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद यूरोपीय संघ में अब कितने देश बचेंगे? ए 23, बी 27, सी 25 या फिर डी 26। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय, अगर ब्रिटेन निकल जाता है तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन में बचे हुए देशों की संख्या हो जाएगी मात्र 27, 28 से घट करके 27 हो जाएगी। और ब्रिटेन निकल भी चुका है, इसको ब्रेक्जिट बोला गया था। अभी जो वर्तमान समय चल रहा है या ब्रेक्जिट के लिए जो है संक्रमण काल की अवस्था चल रही है, यानी कि जैसे कोई देश डिक्लेयर करता है कि वह ब्रेक्जिट का सदस्य नहीं रहेगा तो उसके बाद जो है 11 महीने की उसको संक्रमण की अवधि को बिताना पड़ता है। और 24 जनवरी 2020 में इस संबंध में EU और ब्रिटेन के बीच हस्ताक्षर कर दिए गए थे। तो वहीं दिसंबर तक जो है ब्रिटेन पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दिसंबर 2020 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, अल्टरनेरिया ब्रासिका के कारण सरसों और अन्य फसलों जैसे गोभी और ब्रोकली को ब्लाइट नामक एक खतरनाक रोग का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा है कि अल्टरनेरिया ब्रासिका बैक्टीरिया की एक प्रजाति है। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 न तो 2। चलिए जल्दी कीजिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला कथन तो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत है। देखिए अल्टरनेरिया ब्रासिका जो है यह बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है, यह एक कवक संबंधी बीमारी। ठीक है, कवक संबंधी बीमारी, न कि बैक्टीरिया संबंधी बीमारी है। ठीक है, जिससे पौधों में जो है ब्लाइट नामक रोग एक हो जाता है। इससे पीड़ित होने वाले पौधे सरसों, गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी और अन्य फसलें, सफ़ेद सरसों भी इससे पीड़ित हैं। ठीक है,
एक अनुमान के मुताबिक लगभग 3.4, अगर अनुकूल परिस्थितियां ना हो तब भी लगभग 3 मतलब अनुकूल छोड़िए, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लगभग 3.4 मिलियन टन जो है फसलों की हानि करता है यह बैक्टीरिया। ठीक है, इसका जो है ब्लाइट नामक रोग है और बैक्टीरिया का नाम है अल्टरनेरिया ब्रासिका। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, गोभी, सरसों, सफ़ेद सरसों आदि फसलों में यह हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, आदि यह वर्तमान में क्यों चर्चा में बना हुआ है, तो देखिए तत्काल वर्तमान में यह चर्चा में इसलिए बना हुआ क्योंकि हाल ही में जो है नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च यानी कि NIPGR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के द्वारा, जो कि नई दिल्ली में है, इनके द्वारा और जोरहाट यानी कि असम में जो कृषि विश्वविद्यालय है इनके द्वारा मिल करके एक नया शोध किया गया और इसमें बताया गया कि काबुली चने की एक टाइप है। ठीक है, काबुली चने की एक टाइप है जिसमें इस कवक से लड़ने की क्षमता है। ठीक है, यानी कि स्पष्टतया तो यह बताया गया था कि जो यह काबुली चने की यह टाइप है ना, वह गैर परपोषी है यानी कि नॉन होस्ट पौधा है। मतलब कि इस पर कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती। इस नॉन होस्ट पौधे पर कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती, कोई भी पौधा या फिर कोई भी कवक कीट या कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक, चलिए काबुली चने का टाइप नहीं बताया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चने की ही टाइप है काबुली चना। नेक्स्ट बताइए, तुर्की निम्नलिखित में से किन जल निकाय, अगर आप लोग जानते हो तो बताइए, काबुली चने कितने प्रकार के होते हैं? मैं तो एक ही जानता हूँ, भैया काबुली चना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तुर्की निम्नलिखित में से किन जल निकायों के मध्य अवस्थित है? ए मृत सागर और काला सागर, बी अकाबा की खाड़ी और भूमध्य सागर, सी भूमध्य सागर और काला सागर, या फिर डी कैस्पियन सागर और स्वेज की खाड़ी। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। तुर्की जो है वह भूमध्य सागर और ब्लैक सी के बीच में अवस्थित है। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जैसे ये ब्लैक सी हो गया, ब्लैक सी के बाद यहाँ पर आ जाता है अंकारा यानी कि टर्की आ जाता, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया हमारा तुर्की। ठीक है, मान लीजिए यह तुर्की है तो तुर्की के यहाँ पर आपको मिल जाएगी ब्लैक सी। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको काला सागर और नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस साइड में थोड़ा सा दक्षिण उत्तर साइड में मिल जाएगा इसके आपको दक्षिण पश्चिम साइड में इसके आपको मिल जाएगा मेडिटेरियन या फिर भूमध्य सागर। इन्हीं के बीच में आपको टर्की मिल जाएगी, इसकी राजधानी अंकारा है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे गहरी झील है? ए बैकाल, बी मानसरोवर, सी सुपीरियर, या फिर डी विक्टोरिया। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। बैकाल झील जो है यह दुनिया की सबसे गहरी झील है और यह है कहाँ पे? तो बैकाल झील जो है दक्षिण पूर्व साइबेरिया में है। ठीक है, दक्षिण पूर्व साइबेरिया में, कहाँ पर? रूस के दक्षिण पूर्वी साइबेरिया में स्थित है बैकाल झील। ठीक है, यह दुनिया की सबसे पुरानी लगभग इसका समय बात करें तो 25 मिलियन वर्ष पूरा, गहरी भी सबसे पुरानी और सबसे गहरी 1700 मीटर गहरी है यह झील। 1700 मीटर गहरी है यह झील। ठीक है, और विश्व के कुल स्वच्छ भंडार का लगभग 20% भाग अपने पास रखती है। ठीक है, विश्व के कुल स्वच्छ जल भंडार के लगभग 20% भाग का बैकाल झील प्रतिनिधित्व करती है। तो फिर से जानिए इसके बारे में। रूस के दक्षिण पूर्व साइबेरिया में लगभग 3.15 मिलियन हेक्टेयर में फैली बैकाल झील जो है वह दुनिया की सबसे पुरानी यानी कि 25 मिलियन वर्ष पूर्व और सबसे गहरी यानी कि 1700 मीटर गहरी और दुनिया के यानी कि विश्व के कुल स्वच्छ जल भंडार के लगभग 20% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, चलिए कुछ अन्य चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ अन्य झीलों के बारे में कुछ अन्य झीलों के बारे में जानते हैं ना, इन सबको छोड़िए। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ अन्य झीलों के बारे में जानते हैं। तो ठीक है, और बात करते हैं विश्व की गहरी झीलों के क्रम में सब बात करते हैं तांगानिका की। ठीक है, बैकाल के बाद यह दूसरी सबसे गहरी झील है। उसकी कुल गहराई है 1470 मीटर। ठीक है, मीटर की बात कर रहा हूँ, जहाँ भी बात करूँ किलोमीटर में गहराई नहीं होती। ठीक है, तंगानिका है कहाँ पर? तो तंगानिका आपको देखिए तंजानिया क्या कहते हैं इसको, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और जाम्बिया के पास आपको जो है तंगानिका झील मिल जाएगी। उसके बाद जो है कैस्पियन सागर का स्थान आता है, यह ईरान और रूस के मध्य मिल जाएगा। इसकी गहराई है 1025 मीटर। उसके बाद स्थान आता है वोस्तोक का, जो कि अंटार्कटिका क्षेत्र में एक झील है। वोस्तोक जो कि अंटार्कटिका क्षेत्र में एक झील है, यह तीसरे नंबर की गहरी झील है। तीसरे कह रहा हूँ, यह चौथे नंबर की गहरी झील है। यह आपको अंटार्कटिका में मिलेगी। इसकी कुल गहराई है 900 मीटर की। और उसके बाद चौथे नंबर पर आता है ओस हिंगस सैन मार्टिन, यह चिली और अर्जेंटीना के मध्य है और इसकी कुल गहराई है
36 मीटर की। ठीक है, अगर बात करें कुछ अन्य झीलों के बारे में, जैसे मानसरोवर झील की बात करें तो मानसरोवर झील जो है दुनिया की सबसे ऊंची ताजे पानी की झील है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची ताजे पानी की झील है मानसरोवर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फैक्ट है ये सब। दुनिया की सबसे ऊंची ताजे पानी की झील है और यह जो है समुद्र तल से लगभग 4583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, झील का कुल वर्ग किलोमीटर, झील जो है कुल 412 वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर नहीं पूछेगा, ऊंचाई पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो ऊंचाई ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लगभग 70 मीटर इसकी गहराई है। ठीक, और यह झील जो है कैलाश पर्वत से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में बुरंग काउंटी में अवस्थित है। ठीक है, बुरंग काउंटिंग में यह झील अवस्थित है, मानसरोवर झील। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक अन्य झील के बारे में, ये जो सुपीरियर झील यहाँ पे दी, तो ये जो है उत्तर पूर्वी अमेरिका में स्थित स्वच्छ झीलों की जो श्रृंखला है उन्हीं में से एक है। और सुपीरियर झील जो है दुनिया की सबसे बड़ी लंबाई में, ठीक है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील। ठीक, नेक्स्ट, अब तो सारी चीज़ें हो ही गई। विक्टोरिया झील जो है वह तंजानिया, युगांडा और केन्या के बीच अवस्थित है। ठीक है, चलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कभी कभी भाई। देखिए कितना टाइम हो गया और कितना क्वेश्चन डिस्कस हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित देशों का अवरोही क्रम लगाना है आपको। अल्जीरिया, भारत, कजाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। या फिर डी, सी, कजाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, अल्जीरिया। या फिर डी, भारत, कजाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और अल्जीरिया। चलिए, इसके बारे में इसी टेस्ट में हमने पहले बात की थी और सभी देशों के क्षेत्र को बताया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद भारत, फिर कजाकिस्तान और फिर अल्जीरिया का स्थान आता है। ठीक है, भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है। वर्तमान नाम और पुराना नाम दिया हुआ है, तो इथियोपिया, और इनको आप देखिए और बताइए कौन सा सही नहीं, चूंकि सुमेलित करवाने वाला है। चलिए, सही नाम है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इथियोपिया का नाम नुसंतरा नहीं था, यह गलत है। इथियोपिया का नाम था एबीसिनिया। ठीक है, इथियोपिया का पुराना नाम था एबीसिनिया। बाकी नीदरलैंड का प्राचीन नाम हॉलैंड था। जिबूती को जो है फ्रांसीसी सोमिलैंड बोलते थे, वहीं हवाई को जो है सैंडविच द्वीप समूह बोलते थे। कुछ मुख्य नामों को जानिए, जैसे श्रीलंका को जो है सिलोन बोला जाता था, और बीजिंग चीन को जो है चीन के बीजिंग शहर को जो है पीकिंग बोला जाता था। चीन के बीजिंग शहर को जो है वह पीकिंग बोला जाता था, और इराक को मेसोपोटामिया बोला जाता था। वहीं अगर बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड को जो है सियाम बोला जाता था। थाम क्यों लिख रहा हूँ, थाईलैंड को जो है सियाम बोला जाता था। ठीक है, और वहीं अगर बात करें कुछ अन्य मुख्य देशों के बारे में, तो अन्य तो ऐसा कुछ नहीं, हम म्यांमार का वर्मा है तो आपको पता ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सीधा। तो कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न दिया हुआ है, तो मैं कथन कारण पढ़ रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। सामान्य तौर पर वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा के लिए अक्षांश एक निर्धारक है, और कारण आर बताया जा रहा है कि तापमान के कारण ही आर्द्रता जल वाष्प के रूप में बनी रहती है। निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन आपके पास ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है कि ए सत्य और आर असत्य है, और डी है कि ए असत्य और आर सत्य है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण। इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला चीज़ नहीं। देखिए, अक्षांश आपको पता है वायुमंडल में आर्द्रता के लिए एक निर्धारक का काम करता है। ठीक है, तापमान के कारण ही आर्द्रता जो है वह जल वाष्प के रूप में बनी रहती है। एक बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है। ए, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग। बी, चीनी मिल। सी, स्मार्टफोन की असेंबलिंग। या फिर डी, घड़ी उद्योग, घड़ी विनिर्माण। या फिर घड़ी मैन्युफैक्चरिंग, वॉच मैन्युफैक्चरिंग, घड़ी। चलिए, सही आंसर है इसका, सबसे पहले जानिए फुटलूज उद्योग क्या होते हैं, परेशान मत होइए। ठीक है, देखिए, फुटलूज उद्योग जो है ऐसे उद्योग होते हैं जिसे जो है संसाधनों या फिर परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना कहीं भी और किसी भी जगह पे स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, और इनमें आपको क्या लगता है कि कौन से जो है किन उद्योगों को जो है किन उद्योगों का उनके स्थानीय क्षेत्रों पर प्रभाव नहीं, किन उद्योगों का जो है उनकी स्थानीय अवस्थाओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, चीनी उद्योग का जो है आप जानते हैं जहाँ गन्ना क्षेत्र अधिक होगा वहीं पर चीनी मिल लगाई जाएगी तभी फायदा होगा। अन्य क्षेत्रों में लगाई जाएगी तो फिर ट्रांसपोर्ट या फिर परिवहन या फिर अन्य चीज़ों के कारण खर्चा ज़्यादा होता है। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी लगाई जा सकती है, स्मार्टफोन की असेंबलिंग कहीं हो सकती है, और घड़ी की मैन्युफैक्चरिंग भी कहीं भी हो सकती है। इन पे जो है
अन्य चीज़ों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, या फिर यूँ कहें कि शून्य स्तर का पड़ता है। ठीक, तो यानी कि चीनी मिल जो है यह फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है। फुटलूज यानी कि पैरों के बिना। ठीक, नेक्स्ट बताइए। भारत की पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी? ए कोलकाता, बी अहमदाबाद, सी मुंबई या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी मुंबई में। हालांकि जो भारत की पहली सूती मिल थी उसकी स्थापना की गई थी 1818 में कोलकाता के ग्लस्टर किले के समीप। ठीक है, लेकिन यह मिल जो है बाद में बंद हो गई थी। यह मिल सफल नहीं रही थी और बंद हो गई थी। और प्रश्न में चूंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि पहली सफल मिल कब स्थापित की गई, तो पहली सफल मिल स्थापित की गई थी मुंबई में 1854 में। ठीक, एक पारसी थे C.N. देवर, उनके द्वारा। ठीक है, C.N. देवर, इनके द्वारा जो है मुंबई में 1854 में पहली सफल सूती वस्त्र की मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तुलना में लिंगानुपात कम है? ए बिहार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तर प्रदेश की तुलना में लिंगानुपात काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ का लिंगानुपात है 876 और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। ठीक है, वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात है 938, और यदि बिहार की बात करेंगे तो यहाँ के लिंगानुपात है 916 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश भी है बीच में भाई। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की तुलना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में उच्च दशकीय वृद्धि 2001 से 11 के बीच देखी गई? ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी गुजरात या फिर डी कर्नाटक। चलिए, तो सबसे पहले सही आंसर जान लीजिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। झारखंड की दशकीय वृद्धि दर उत्तर प्रदेश से ज़्यादा थी। तो उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो यह ध्यान रखें 20.23% जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर रही। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं गुजरात की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। तो गुजरात की जनसंख्या वृद्धि दर रही 19.28% की। अगर नेक्स्ट बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की वृद्धि दर रही 15.60% की। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर रही 18.81% की। और सबसे अंत में और सर्वाधिक जो उत्तर प्रदेश से भी अधिक जो है जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई झारखंड में, और यहाँ की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर रही 22.34% की। ठीक है, चलिए सारे डेटा याद रहने चाहिए आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बारानी खेती के रूप में भी जाना जाता है? ए वर्षा आधारित खेती, बी शुष्क भूमि खेती, सी आर्द्र भूमि खेती या फिर डी सीढ़ीदार खेती। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। वर्षा आधारित खेती को हम बारानी खेती के रूप में भी जानते हैं। उत्तरी पंजाब में इसको वर्षा आधारित खेती को बारानी खेती बोला जाता है। ठीक है, क्या जाता है, वर्षा का पानी ही एकमात्र स्रोत हो अगर खेतों की सिंचाई के लिए, तो उनको बोला जाता है बारानी खेती। नेक्स्ट बताइए। दूरसंचार यानी कि डीओटी ने निजी निकाय मोबाइल स्टैंडर्ड अलायंस इंडिया ने दूरसंचार के निजी निकाय मोबाइल स्टैंडर्ड अलायंस ऑफ इंडिया से IMEI नंबर जारी करने के अधिकार को वापस ले लिया है। दूरसंचार ने, ठीक है फिर पढ़ देता हूँ, देखिए। दूरसंचार ने निजी निकाय मोबाइल स्टैंडर्ड अलायंस ऑफ इंडिया से IMEI नंबर जारी करने के अधिकार को वापस ले लिया है। IMEI नंबर कितने अंकों का होता है? A 12, B 15, C 17 या फिर D 13। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि IMEI नंबर जो होता है वह कुल 15 अंकों का होता है। देखिए हुआ क्या कि हाल ही में DOT द्वारा जो है मोबाइल स्टैंडर्ड अलायंस ऑफ इंडिया से IMEI नंबर जारी करने का अधिकार ले लिया गया वापस। ठीक है, तो क्या अब IMEI नंबर जारी नहीं किया जाएगा? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, IMEI नंबर जारी किया जाएगा। देखिए IMEI के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को लागू करने के लिए जो है एक सीडेक के द्वारा एक नए प्रणाली का गठन किया गया जिसका नाम है ICDR। ठीक है, इस पूरी सिस्टम का नाम जिसको सीडेक ने डेवलप किया है इसका नाम है ICDR। पूरा नाम अगर जानना है तो इंडियन काउंटरफेटेड डिवाइस रेस्ट्रिक्शन नाम है ICDR का, जिसको कि सीडेक ने डेवलप किया है। हालांकि अभी यह ट्रायल बेसिस पर चल रहा है, ऐसा नहीं कि इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, अभी यह ट्रायल बेसिस पर यह सिस्टम चल रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा ना, इस ट्रायल सिस्टम में ये क्या होगा कि जो ICDR है इसके माध्यम से अगर आपके मोबाइल से सिम भी हटा दिया जाए, अगर किसी मोबाइल से सिम भी हटा दिया गया, आपका क्यों चोरी हो, आपका तो आपके पास रहे। ठीक है, अगर किसी मोबाइल से सिम हटा दिया गया, इवन उसका IMEI नंबर तक बदल दिया गया, तब भी उसको ट्रैक किया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि H9N2 वायरस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है जो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा के साथ साथ बर्ड फ्लू का कारण बनता है। और कथन 2 है कि H9N2 वायरस विश्व भर में जंगली पक्षियों में पाए जाते हैं और कई देशों में मुर्गी पालन में स्थानिक हैं। आपको उपयुक्त कारणों में से बताना है कौन सा, उपयुक्त कथनों में से बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दो के दोनों ही कथन सही। देखिए, हाल ही में जो है H9N2 से संबंधित जो है मामला देखा गया भारत के महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत में महाराष्ट्र में सबसे पहले जो है एक बालक में यह मामला देखा गया। H9N2 से संबंधित एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू का जो पहला मामला दर्ज हुआ वह दर्ज हुआ महाराष्ट्र में। ठीक है, और दुनिया में सबसे पहले मामला दर्ज हुआ था विस्कॉन्सिन सिटी अमेरिका में 1966 में। ठीक है, यह मुर्गियों में स्थानिक प्रकार से पाया जाता है। जो एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू का जो बर्ड फ्लू है वह मुर्गियों में स्थानिक रूप से पाया जाता है। और इसके अलावा यह जो है दुनिया भर के कई जंगली पक्षियों में भी इस प्रकार का यह जो है यह दुर्लभ किस्म का वायरस है इन्फ्लुएंजा टाइप में। ठीक है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू का जो है यह एक दुर्लभ टाइप का वायरस है H9N2, सामान्य नहीं है। ठीक है, एक दुर्लभ वायरस है H9N2, इस पर आप ध्यान रखिएगा। इसको कहा जा रहा है कि भविष्य में, जैसे अभी आप कोरोना से परेशान हैं, तो भविष्य में हो सकता है इसके कारण भी लोग काफ़ी परेशान हों, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी यह सही बात है कि यह जो है ए वायरस का एक उप प्रकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो सूचियाँ दी हुई हैं, इन सूचियों को आपको मिलाना है। ठीक है, विश्व आर्थिक से एक तरफ शिखर सम्मेलन है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान है। तो जल्दी से वीडियो पॉज करिए और अपने सही आंसर को टिक कर लीजिए। चलिए, अब तक आपने जो है वीडियो को पॉज करके अपना सही आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1432। विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन कहाँ होता है? यह दावोस क्लस्टर में ही होता है। ठीक है, इस वर्ष यह 50वां विश्व आर्थिक सम्मेलन आयोजित किया गया 21 से लेकर के 24 जनवरी के मध्य। ठीक है, और इसका मुख्य विषय रहा स्टेक होल्डर फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक, नेक्स्ट बात करें अगर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की, तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में और इस बार इसका थीम था टूवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, तो यह जो है अबू धाबी में आयोजित किया गया था। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन या फिर वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 का आयोजन जो है यह अबू धाबी में किया गया था और इसकी थीम थी रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया था और इसकी थीम रही थी, बताइए क्या? कई बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात हुई है हमारी, थोड़ा सा ध्यान रख के चला करिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो आयोजन हुआ था इस बार, उसकी थीम रही थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। ठीक, चलिए कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो बेंगलुरु में आयोजित हुआ था, कृषि विज्ञान यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेस में। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। जेनोबोट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जेनोबोट्स दुनिया के पहले जीवित सेल्फ हीलिंग रोबोट हैं और दूसरा, इन्हें बंदरों से प्राप्त स्टेम सेल का उपयोग करके बनाया गया है। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है इसका ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ए न तो एक न तो दो। इसकी इंग्लिश पार्ट को भी देख लीजिए, हो सकता है किसी दुर्लभ तरीके से आपको जेनोबोट्स लिखा हुआ मिल जाए पेपरों में अगर आया तो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल पहला कथन सही है। देखिए, जेनोबोट जो है दुनिया का पहला जीवित और सेल्फ हीलिंग रोबोट है। ठीक है, इनके माध्यम से जो है शरीर के विभिन्न अंगों में दवाओं को पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है यह जो है बिना भोजन के कई हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग जो है रेडियोधर्मी अपशिष्टों को साफ करने के लिए, महासागरों से माइक्रोप्लास्टिक को एकत्रित करने के लिए और मानव शरीर में टारगेटेड जो दवा होती है, मतलब वहाँ पर्टिकुलर जगह पे दवा जानी चाहिए, तो उस तरीके की दवाओं का प्रयोग, यानी कि टारगेट दवाओं को विशेष लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए भी जेनोबोट्स का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यह एक तरीके के रोबोट ही हैं। ठीक है, और नेक्स्ट, इनको बंदरों से प्राप्त स्टेम सेल के माध्यम से नहीं बनाया गया, इनको जो है मेढकों से प्राप्त स्टेम सेल के माध्यम से बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, और जिस मेढक से बनाया गया था ना, जिस मेढक के स्टेम सेल से बनाया गया था, उसका नाम जानते रहिए, तो उसका नाम है जेनोपस और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया जेनोबोट्स। ठीक, चलिए ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में पाए जाने वाली मेढकों की एक प्रजाति है जिनके नोकदार पंजे होते हैं, काट लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। थोड़ा सा पेज एरर, पता नहीं क्यों एरर हो गया, एक सेकंड रुकिए। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 80 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है जनवरी 2020 में समाचारों में रहे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्य और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों से निपटने के लिए निर्णय देने का विशेष अधिकार देता है। और दूसरा,
इसका उपयोग राज्य और केंद्र सरकार के बीच किसी राजनीतिक मतभेद को निपटाने के लिए किया जा सकता है। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, राज्यों और केंद्र सरकार के मध्य जो है कानूनी मतभेदों को निपटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, न कि राजनीतिक यानी दलगत चीज़ों के लिए या पॉलिटिकल डिफरेंसेस के लिए इसका उपयोग यानी कि अनुच्छेद 131 का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बाकी पहला कथन बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़, हाल ही में देखिए केरल द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सीएए को चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया केरल। ठीक है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुच्छेद 131 के तहत काफ़ी चर्चा में रहा था ना, तो जानते रहिए केरल सरकार द्वारा सबसे पहले नागरिकता संशोधन नियम को चुनौती दिया गया था अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में। उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान आता है, तो छत्तीसगढ़ ने एनआईए के संदर्भ में, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के संदर्भ में सबसे पहले जो है मुकदमा दायर किया था अनुच्छेद 131 के तहत। कहाँ पर दायर करेगा बताइए? अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों के बारे में जानते रहिए, छत्तीसगढ़ और केरल के बारे में, किस लिए इन्होंने यह मुकदमा दायर किया था यह भी। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा निम्न दो देशों के बीच की सीमा निर्धारित करती है। ए चीन और मंगोलिया, बी नेपाल और भारत, सी भूटान और नेपाल, या फिर डी भारत और चीन। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा जो है यह सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, हालांकि जो है चीन इस रेखा को नहीं मानता, लेकिन हुआ क्या था कि वर्ष 1914 में ब्रिटेन, ठीक, भारत उस समय ब्रिटेन का गुलाम था ना, तो ब्रिटेन और तिब्बत के बीच जो है यह समझौता सिमला समझौते पर एक सिमला समझौता हुआ था, जिस पर हस्ताक्षर किया गया था और एक मैकमोहन रेखा को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, इसकी रेखा का नाम जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जो उस समय ब्रिटिश सरकार के तहत भारत के विदेश सचिव थे। हेनरी मैकमोहन उस समय भारत के विदेश सचिव हुआ करते थे और शिमला में आयोजित इस अधिवेशन के मुख्य वार्ताकार भी थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब चीन ने जो है तिब्बत पर अधिकार कर लिया, तो चीन के द्वारा इस रेखा को नहीं माना जाता। हालांकि आपको एक रोचक तथ्य बताऊं तो देखिए, थोड़ा रोचक तथ्य जोड़ लीजिए तो कहानी याद रहती। ठीक है, चीन यहाँ पर हमारी सीमा से तो नहीं मानता मैकमोहन रेखा को, लेकिन जो बर्मा वाला क्षेत्र है ना, 1935 में बर्मा अलग हुआ था ना, बर्मा यानी कि म्यांमार जो अभी वर्तमान में है, तो बर्मा वाले क्षेत्र में, रीजन में, वह मैकमोहन रेखा को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, ये है चीन। थोड़ा सा समझिए इसकी राजनीति को। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको छोड़िए। ठीक है, ये छुड़वैये लोग ऐसे ही तबाही मचाते रहते हैं ज़िंदगी में, आपके भी आसपास लोग होंगे ऐसे। चलिए, एक क्वेश्चन छूट गया हमारा, हिंद महासागर का मोती। बताइए, इस एशियाई देश को हिंद महासागर के मोती के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम है ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया और डी मलेशिया। चलिए, सिलोन यानी कि श्रीलंका को हिंद महासागर का प्रवेश द्वार या फिर हिंद महासागर के मोती के नाम से भी जाना जाता है, पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा मज़ा लेते चलिए। पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर को निम्नलिखित महासागरों को उनके क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, महासागरों को उनके क्षेत्रफल के हिसाब से व्यवस्थित करना है, बढ़ते हुए क्रम में क्रमशः। ठीक है, यानी छोटे से बड़े की तरफ चलना है। ठीक, तो बताइए, ए हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, बी आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, या फिर सी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर, या डी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो चलिए क्रम लगाइए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है, उससे बड़ा हिंद महासागर है, उससे बड़ा अटलांटिक महासागर है और उसके बाद स्थान आता है, सबसे बड़ा हो जाता है प्रशांत महासागर। ठीक है, अगर एरिया की बात करें तो एरिया इतना कहीं पूछेगा नहीं। ठीक है, और उसके बाद स्थान आ जाता है, सबसे छोटा महासागर है ना दक्षिणी महासागर सबसे छोटा है, उसके बाद आर्कटिक महासागर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा हिंद महासागर, उससे बड़ा अटलांटिक और उससे बड़ा सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचियाँ दी हुई महासागरीय धाराएं और महासागर के बारे में। तो चलिए सूचियों को मिलाइए वीडियो को पॉज करके। चलिए, अब तक जो है आपने वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन टिक कर लिया होगा, तो देखिए मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4, 1। जो पेरू की धारा है यह आपकी, पहले ऐसे पेरू बना लीजिए, ये यहाँ पे चलेगा ना, मेरा तो अमेरिका ही गड़बड़ा जाता है, दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका चले गए, तो यहाँ से मैंने बताया था ना, यहाँ से पेरू की धारा गुजरती है, तो यह जो है पेरू के तट से गुजरती है। ठीक है, प्रशांत महासागर है ना यहाँ पर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2, प्रशांत महासागर में पेरू की धारा बहती है। ठीक, और फिर बात करते हैं ब्राज़ीलियन धारा की। ब्राज़ीलियन धारा कहाँ से जाएगी बताइए?
ब्राज़ीलियन धारा यहाँ से जाएगी ना, ये हो गया ब्राज़ील के पास से ब्राज़ीलियन धारा गुजरेगी। तो ठीक है भैया, यह कहाँ, यह भी आपका कहाँ पड़ेगा बताइए, अटलांटिक सागर में। अब कौन से अटलांटिक में पड़ेगा, अटलांटिक यहाँ अमेरिका के ऊपर वाला उत्तरी अटलांटिक कहलाता है, उत्तरी क्षेत्र पे उत्तरी अमेरिका के बगल वाला अटलांटिक सागर उत्तरी अटलांटिक कहलाता है, दक्षिण अमेरिका के बगल वाला सागर दक्षिणी अटलांटिक कहलाता है। ठीक है, तो बताइए कहाँ पे पड़ेगा, यह पड़ेगा दक्षिणी अटलांटिक में, यानी कि ब्राज़ील की जो धारा है यह पड़ेगी आपकी दक्षिणी अटलांटिक में। ठीक, अब बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम की। तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ पड़ती है, गल्फ स्ट्रीम जो है यहाँ पर जब उत्तरी अमेरिका के नक्शे को आप देखेंगे, कनाडा साइड में आप देखेंगे, उत्तरी अमेरिका कनाडा साइड में, तो यहाँ से जो ये चली आती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो आती है, ठीक है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट या धारा आती है यहाँ पे जो है जब बहती है तो इसे गल्फ स्ट्रीम नाम दे दिया जाता है। जब यह उत्तरी अमेरिका के तटों से बहती है न्यूयॉर्क शहर से होते हुए, ठीक है, तो इसको बोल दिया जाता है वहाँ पर गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, और यह कहाँ पर बही, तो यह गई उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सबसे अंत में सोमाली की धारा कहाँ से बहती है बताइए, सोमालिया के आसपास से चलेगी ना भाई। अफ्रीका का मैप देखिए, अफ्रीका का मैप ऐसे 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 अफ्रीका का है, तो यहाँ सोमालिया के पास से जो धारा बह रही है, ठीक है, सोमालिया के पास से यह धारा बहती है, ऐसे भारत से होते हुए भारत के आसपास से गुजरती है, ठीक है, भारत के पश्चिमी तट के आसपास से गुजरती है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे सोमालिया करंट को। ठीक है, तो सोमालिया करंट कहाँ पर बह गई, यह बह गई हिंद महासागर में। ठीक है, फिर से आपको एक बार बता दूँ, काफ़ी गोचा पोची हो गई। देखिए पेरू धारा जो है यह प्रशांत महासागर में, ब्राज़ीलियन धारा जो है यह आपका जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, गल्फ धारा जो है यह आपकी प्रशांत महासागर क्या कहते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और अंत में सोमाली धारा जो है आपको हिंद महासागर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कथन ये बताया जा रहा है कि लघु ज्वार यानी कि नेप टाइड जो के दौरान उच्च ज्वार औसत से कम और निम्न ज्वार औसत से अधिक होता है। और कारण आर बताया जा रहा है कि पूर्णिमा के बजाय अमावस्या के दिन लघु या निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही, ऑप्शन ए में कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, और ऑप्शन सी है कि ए सत्य और आर असत्य है, और ऑप्शन डी है कि ए असत्य और आर सत्य है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, पूर्णिमा के बजाय अमावस्या के दिन लघु या निम्न ज्वार उत्पन्न नहीं होते, यह गलत है। देखिए बृहत ज्वार के विपरीत बृहत ज्वार के विपरीत जो है बृहत यानी कि जिसे हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, इसके विपरीत जो है लघु या निम्न ज्वार जो है अमावस्या पूर्णिमा के दिन उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, यह उत्पन्न होते हैं अमावस्या या पूर्णिमा के 7वें दिन। ठीक है, 7वें दिन उत्पन्न, 7वें या एग्जैक्ट 7वें नहीं, 7वें या 8वें दिन उत्पन्न होते हैं लघु ज्वार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए लघु ज्वार ऐसे ज्वार होते हैं जो उच्च ज्वार लघु ज्वार या निम्न ज्वार के दौरान जो है ना उच्च ज्वार की जो औसत ऊंचाई होती है वह जो है सामान्य ज्वार से 20% कम होती है। ठीक है, औसत से 20% कम होती है। ठीक है, और जबकि निम्न ज्वार जो होता है यानी कि जो लो टाइड होता है वह जो है औसत से अधिक होता है। ठीक, चलिए फिर से बता दूं अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो जो लघु ज्वार होता है ना, लघु या निम्न ज्वार जब जिस दौरान चल रहा होता है यानी कि अमावस्या के 7वें से 8वें दिन जो है 7वें या 8वें दिन जो लघु या निम्न ज्वार आते हैं निप टाइड जो आता है उसमें जो है उस लघु ज्वार का जो उच्च ज्वार होता है, ठीक है, उच्च ज्वार उसको बोलते हैं जो हाई टाइड, क्या कहते हैं हाई टाइड बोलते हैं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। उच्च ज्वार उसको बोलते हैं जो लहरें जब ऊँची उठती हैं तो उसे उच्च बोलते हैं, लहरें जब वापस जाती है तो उसे निम्न बोलते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो नेप टाइड के दौरान जो है जो उच्च ज्वार होती है वह औसत उच्च ज्वार का 20% कम होती है, और जो निम्न ज्वार होती है वह औसत ज्वार से अधिक होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कन्फ्यूज मत करिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जो औसत ज्वार होता है वह जो है औसत उच्च ज्वार होता है वह कम होता है 20%। जैसे कि मान लीजिए सामान्यतः डेली रूटीन पे ज्वार यहाँ तक आता था। ठीक, डेली रूटीन पे ज्वार यहाँ तक उठता था, लेकिन जिस दिन नीप टाइड हुआ यानी कि जो निम्न ज्वार की अवस्था या लघु ज्वार की अवस्था आई यानी कि अमावस्या के 7वें से 8वें दिन जो है ज्वार जो है यहाँ पर आ गया 20% कम हो गया उच्च ज्वार। ठीक है, वहीं निम्न ज्वार जो है सामान्य अवस्था में होता था यहाँ तक। ठीक है, निम्न ज्वार सामान्य अवस्था में यहाँ तक होता था। ठीक, लेकिन जिस दिन अमावस्या के 7वें से 8वें दिन जब लघु ज्वार की अवस्था आई तो यह जो है घट करके और अधिक बढ़ करके यानी और अधिक नीचे तक चला गया निम्न ज्वार, यानी कि औसत से और अधिक कर रहा हूँ, औसत से और अधिक कम हो और अधिक हो गया और अधिक बढ़ गया और यह चला गया यहाँ तक। ठीक, चलिए अब तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सूचियाँ दी हुई, पहले अलकनंदा और भगीरथी नदी के बारे में बात कर लें। पूछा जा रहा है कि अलकनंदा और भगीरथी नदी कहाँ मिलती हैं। ए रुद्रप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी प्रयागराज या फिर डी वाराणसी। चलिए जल्दी कीजिए। देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर
बी, देवप्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा और भगीरथी नदियाँ। ठीक है, देवप्रयाग देखिए यह पंचप्रयाग का हिस्सा है। पंचप्रयाग कहाँ पड़ता है? तो पंचप्रयाग में और कौन कौन से प्रयाग पड़ते हैं? तो पंचप्रयाग में जो है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, और साथ ही साथ पांचवा देवप्रयाग पड़ता है। ठीक है, जिसमें देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भगीरथियाँ मिलती हैं। भगीरथी नदियाँ जो है देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूचियाँ दी हुई हैं, इन्हें आपको सुमेलित करवाना है, तो जल्दी सुमेलियों को सूचित करवा दीजिए। एक चीज़ और आपको बताऊँ यहाँ पर, एक बेसिक चीज़ और थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए 2 अवस्था में बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए। यह सूर्य है, यह पृथ्वी है। ठीक, यह सूर्य हो गया, यह पृथ्वी। थोड़ा बड़ा बड़ा बना दूँ क्या? बड़ा छोटा, थोड़ा साइज में डिफरेंस करता हूँ। देखिए यह मान लीजिए यह सूर्य है, यह पृथ्वी है, और यह हो गई चंद्रमा की अवस्था। चंद्रमा की अनेक अवस्थाएं। चंद्रमा आपको पता है कि यह चक्कर काटता रहता है। ठीक है, चंद्रमा की 2 भिन्न भिन्न अवस्थाएं आपको बना रहा हूँ। ठीक है, यह चंद्रमा हो गया, यह चंद्रमा हो गया। ठीक है, और यह चंद्रमा हो गया, और यह चंद्रमा हो गया। तो इन दोनों अवस्थाओं में, यानी कि इन दोनों अवस्थाओं में नीप टाइड यानी कि लघु ज्वार आता है, और इस अवस्था में आपका क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड या फिर वृहत ज्वार आता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब चंद्रमा पृथ्वी से समकोण बनाते हुए, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच एक समकोण बनता है, तब जो है चंद्रमा के द्वारा जो है सूर्य के गुरुत्व बल को जो है क्या किया जाता है, संतुलित कर दिया जाता है। इस वजह से जो टाइड है वह जो है लघु ज्वार की अवस्था होती है। ठीक है, वहीं जब चंद्रमा और सूर्य जो है एक समान रूप से जो है इनका गुरुत्व बल पृथ्वी पर लग रहा हो, तब तो हाई टाइड होगा ही, जाहिर सी बात है कि नहीं। और अगर इस अवस्था की बात करें, अगर इसको आप लोग ढक दीजिए, इसको मान लीजिए यह है ही नहीं। ठीक है, इसको ढक दीजिए। ठीक है, और इधर सूर्य का गुरुत्व बल लग रहा है और इधर से चंद्रमा का गुरुत्व बल लग रहा है, तब भी तो स्प्रिंग टाइड आएगा ही। लेकिन इसे न्यू मून बोलते हैं, इसे न्यू मून का फुल टाइड बोलते हैं, इसे फुल मून का स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। ठीक, चलिए फिलहाल चलते हैं आगे, क्योंकि हम यहाँ पे इस अवस्था को नहीं देख रहे हैं, न्यू मून या फुल मून को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम स्थल बताइए। ए माउंट थुलियर, बी सैंडल पीक, सी माउंट हैरियट, या फिर डी माउंट डायबोलो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा। अरे एक क्वेश्चन छूट रहा है क्या भाई? हाँ ये वाला छूट रहा है ना, सुमिलित करवाने वाला था, आपको सुमिलित करवाना है ना भाई, जल्दी सुमिलित करवाइए पहले, फिर ना चलेंगे वहाँ सैंडल पीक के पास। अरे आपको बताना है वहाँ। चलिए यहाँ पर देखिए सही करवाइए, सही सुमिलित करिए, वीडियो को पॉज करके सही सुमिलित करिए। नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ इनके स्रोतों के नाम दिए हुए हैं। चलिए वीडियो पॉज करके फटाक से अपना आंसर टिक करिए। ठीक है, अब तक आपने वीडियो पास करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2, यानी कि ताप्ती नदी जो है यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पास से निकलती है। इसकी लोकेशन कई बार बताई गई। ठीक है, ज्योग्राफी को लेकर के एक चीज़ आपको बताऊं, जो घटना चक्र आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो प्लेलिस्ट में जो घटना चक्र का सेक्शन है वहाँ पर जाकर के घटना चक्र ज्योग्राफी का एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर के जितने भी लेक्चर हैं 7 या 8 लेक्चर हैं अटेंड कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे वो आपके लिए। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए व्यास नदी जो है यह निकलती है आपकी रोहतांग दर्रे से। सिंधु नदी आपकी निकलती है मानसरोवर झील के पास से, और नर्मदा नदी निकलती है सबसे अंत में मैकाल पर्वत श्रेणी से। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम स्थल है। ए माउंट थुलियर, बी सैंडल पीक, सी माउंट हैरियट, या फिर डी माउंट डायबोलो। चलिए जल्दी कीजिए। ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम स्थल है सैंडल पीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसकी ऊंचाई जो है 731 मीटर के है, ये भी जानते रहिए। ठीक है, कभी कभी मैच कराने को आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है आपके पास ए, सूखा तब होता है जब सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा होती है। बी, एक चीरकाल, इसके बारे में पहले बात की गई है। ठीक है, पहले प्रश्नों में इसके बारे में बात की गई है, ध्यान दीजिएगा, पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिए। बी, एक चीरकालिक सूखा प्रवण क्षेत्र प्रायः कम और अत्यधिक अस्थिर वर्षा वाला क्षेत्र होता है। सी, पारिस्थितिकी क्षरण के कारण बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और उनकी प्रकृति उग्र होती जा रही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, और डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इन सब के बारे में बाकायदा जो है सुमेलित करवाने वाला एक प्रश्न था, उनमें डिफिनीशन के साथ बताया गया है। ठीक है, सुबह वाला जो टेस्ट सीरीज था उसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कथन और कारण के रूप में कथन में पढ़ रहा हूँ। कथन ए दिया हुआ है यहाँ पर कि अपने जलवायु वर्गीकरण में कोपेन ने वनस्पति क्षेत्रों के आधार पर जलवायु सीमाओं के निर्धारण का प्रयास किया, और
कारण आर बताया जा रहा है कि कोपेन का मानना था कि मूल वनस्पति एक जलवायु की समग्रता की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य और आर असत्य है और ऑप्शन डी है कि ए असत्य और आर सत्य है। चल सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण। देखिए जलवायु वर्गीकरण के लिए कोपेन ने जो है वनस्पति क्षेत्रों के आधार पर जलवायु सीमाओं का निर्धारण या फिर जलवायु का वर्गीकरण कोपेन द्वारा वनस्पतियों के आधार पर ही किया गया था। इनका मानना था कि जो मूल वनस्पतियाँ वो होती जो स्थानीय वनस्पतियाँ होती, जैसे कुछ कुछ क्षेत्रों की विशेषता होती कि यहाँ पर इसी प्रकार की वनस्पति निकलेगी, यहाँ पर इसी प्रकार की वनस्पति निकलेगी। तो इनका यह मानना था कि जलवायु की समग्रता की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति वही होती हैं वहाँ की मूल वनस्पतियाँ। ठीक है, जैसे आपको जब बताया जा रहा था कि जो सदाबहार वन है वहाँ शीशम, महोगनी ऐसे वृक्षों को आप देख सकते हैं, तो वो वनस्पतियाँ वहाँ की जो है जलवायु की समग्रता को सबसे अच्छी तरीके से अभिव्यक्त कर सकती हैं या फिर उनका सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ विकास भी वहीं पर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने किस राइड कंपनी के साथ मिलकर के हिम्मत प्लस ऐप लॉन्च किया? ए ओला, बी उबर, सी जुगनू या फिर डी मेरू। चल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है हिम्मत प्लस ऐप लॉन्च किया गया है उबर के साथ मिल करके। इसके माध्यम से जो वहाँ की उबर टैक्सियाँ हैं उनके जो है रियल टाइम लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है यदि कोई भी आपात स्थिति होती है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पुस्तक पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 के आधार पर फरवरी 2020 में रीडिंग मिशन को लॉन्च किया? ए गोवा, बी हिमाचल प्रदेश, सी तेलंगाना या फिर डी हरियाणा। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा ने जो है केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 के तहत जो है फरवरी 2020 में रीडिंग मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम रखा रीडिंग मिशन हरियाणा। ठीक है, 10 फरवरी 2020 को इसको लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से छात्रों में पढ़ने की आदतों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और किया क्या जाएगा तो शैक्षिक संस्थानों में महीने में एक बार छात्रों द्वारा पुस्तकों की समीक्षा का सत्र आयोजित किया जाएगा और साथ ही साथ 45 मिनट का मास रीडिंग प्रोग्राम भी आयोजित किया जाएगा हर माह के चौथे शनिवार को। ठीक है, बात वही है, महीने में एक बार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का विषय क्या था? ए लैंगिक समानता, बी सभी के लिए न्यायपालिका या फिर सी जेंडर जस्ट वर्ल्ड या फिर डी न्यायपालिका और बदलती दुनिया। चलिए सही आंसर है इसका, देखिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का मुख्य थीम था अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 की थीम रही जेंडर जस्ट वर्ल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आयोजन जो है संयुक्त राष्ट्र कह रहा हूँ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था, भारत के, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार कौन सा शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वाराणसी की सिस्टर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? ए दीव, बी सूरत, सी अहमदाबाद या फिर डी अमृतसर। चल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए किया क्या गया कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है एक सूची जारी की गई, जिसमें एक सूची जारी की गई थी, स्मार्ट शहरों की सूची जारी की गई थी और उस इंडेक्स में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 20 शहर थे और जो निम्नतम प्रदर्शन करने वाले 20 शहर थे, इनको आपस में सिस्टर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर थे उनके द्वारा जो है जो निम्न प्रदर्शन करने वाले 20 शहर है उनको मदद की जाएगी ताकि वे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके या फिर उनके प्रदर्शन में सुधार हो। ठीक है, इसी के तहत वाराणसी की सिस्टर सिटी के रूप में अमृतसर को डेवलप किया जा रहा है और अहमदाबाद को जो है चंडीगढ़ को जो है अहमदाबाद के साथ सिस्टर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि मूल पटकथा श्रेणी के लिए अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर जीतने वाला पहला एशियाई फिल्म निर्माता कौन है? ए ऑन्ग ली, बी बोंग जून हो, सी इस्माइल मर्चेंट या फिर डी विलियम कांग। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। बोंग जून हो को उनकी फिल्म पैरासाइट को भी सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का या सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था। ठीक है, पैरासाइट, और इसी की फिल्म की मूल पटकथा श्रेणी के लिए इनको जो है यानी कि बोंग जून हो को जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यह एक दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्माता है। पैरासाइट भी एक दक्षिण कोरिया की फिल्म थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय चावल जीन बैंक अवस्थित है? ए भारत, बी रूस, सी जापान या फिर डी फिलीपींस। चल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस में जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल जीन बैंक अवस्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? ए फंग, बी झूमिंग, सी फेजेंडा या फिर डी मिल्पा।
चलिए सही आंसर है देखिए फैजेंडा। ठीक, फैजेंडा जो है एक प्रकार का वृक्षारोपण प्रोग्राम है जो कि ब्राज़ील में होता है। ठीक है, और यह जो है कॉफ़ी की खेती की जाती है इसके माध्यम से। फैजेंडा के कॉफ़ी के वृक्षों का रोपण किया जाता है, कॉफ़ी के वृक्ष बोए जाते हैं और इन जिस माध्यम से इसको बोया जाता है उसको बोला जाता है फैजेंडा। ठीक है, बाकी अन्य चीज़ें यानी वन यानी कि फंग, झूमिंग और मिल्पा ये सभी जो है स्थानांतरण कृषि के प्रकार हैं या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के टाइप हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो फटाक से वीडियो पॉज करिए और बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फ्लैटर्स जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। बाकी कांटो औद्योगिक क्षेत्र जापान में है, रूर औद्योगिक प्रदेश यह आपका जर्मनी में है, पो घाटी यह आपका इटली में है। ठीक है, और फ्लेडर्स आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं, फ्लेडर्स है आपका बेल्जियम और फ्रांस में। ठीक है, बेल्जियम और फ्रांस में। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को नीचे से ऊपर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों तरफ के पढ़ूंगा क्योंकि प्रश्नों में ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता था हिंदी में ही ट्रोपोस्फीयर लिख देते, मेसोस्फीयर लिख देते, आयन मंडल लिख देते, समताप मंडल लिख देते। अब आपने पढ़ा ही नहीं तो वो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे देखिए, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर मध्यमंडल, थर्मोस्फीयर आयन मंडल और स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। तो बताइए नीचे से ऊपर के क्रम में लगाना है आपको, कौन सा सबसे नीचे और कौन सा सबसे ऊपर रहेगा। चलिए तो सही आंसर है इसका देखिए, सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद आएगा आपका, बताइए, उसके बाद आएगा आपका समताप मंडल और फिर आपका आता है मध्य मंडल और फिर आता है आपका आयन मंडल और उसके ऊपर आता है बहिर्मंडल। ठीक, और अगर इंग्लिश में बात कर लें यानी पहले यहाँ ऑप्शन टिक लगा लेते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन टिक लगा लें ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, अगर यहाँ पर लगाएं तो ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आपका मेसोस्फीयर और उसके बाद आता है थर्मोस्फीयर और उसके बाद सबसे अंत में आ जाता है एक्सोस्फीयर का। ठीक, यानी कि बहिर्मंडल। चलिए ऊंचाई की बारे में बात करें तो देखिए क्षोभ मंडल जो है भूमध्य रेखा के निकट इसकी ऊंचाई अधिक होती है और ध्रुवों के निकट इसकी ऊंचाई कम होती है, जानते रहिए। ठीक है, भूमध्य रेखा पर ध्रुवों के निकट यह 5 किलोमीटर के आसपास मिल जाता है और भूमध्य रेखा के निकट यह 12 किलोमीटर के आसपास तक इसकी ऊंचाई रहती है क्षोभ मंडल की। समताप मंडल जो है 12 से लेकर के 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक रहता है। ठीक है, मध्य मंडल आपका जो है यह पड़ता है 50 से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्र जो है यह मध्य मंडल कहलाता है और उसके बाद जो है 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो होता है यह आपका आयन मंडल में आता है और उसके बाद जो है आपका सबसे अंत में जो बहिर्मंडल है वह 640 किलोमीटर से लेकर के इसके ऊपर तक का क्षेत्र जो है वह आयन मंडल में आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि सवाना बायोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस बायोम में आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। दूसरा, एलिफेंटा घास इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य घास है। और तीसरा, इस बायोम के प्रमुख क्षेत्र यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 2 और 3, बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 2 और डी है केवल 3। देखिए प्रश्न ज्योग्राफी में ऐसे ही आएंगे और इसके बारे में भी मेरी तरफ से पूरी तरीके से डिटेल में बात की गई जब मैंने कई ग्रासलैंड्स के बारे में बात की थी, उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय इन ग्रासलैंडों के बारे में बात की थी। तो यहाँ आपको आंसर बताना है, मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला हूँ। चलिए सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, केवल कथन 2 सही। एलिफेंट घास इस क्षेत्र में पाई जाती, एलिफेंट घास जो है इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य घास है। चलिए नहीं मन मान रहा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह आर्द्र समशीतोष्ण घास जलवायु क्षेत्र में नहीं पाई जाती, आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाई जाती। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आपको सवाना घास मिलेगी। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे ऊपर की तरफ, अगर आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका में ऊपर की तरफ देखेंगे आप, कौन सा नदी बेसिन कौन सा है, अंकारा नदी अंकारा है कि कौन सी नदी बेसिन थी भाई, मेरे दिमाग से उतर गया। जहाँ पर लानोस का ग्रास क्षेत्र, लानोस जो है, ठीक है, लानोस जो है वह ग्रासलैंड आप देख लीजिए। ठीक है, वो उन्हें कर बोलते हैं क्या, एक सेकंड रुकिए, मैप निकालने दीजिए वीडियो। ये मत सोचा करिए मैं बोल दिया मुझे पता नहीं चला। जो ओरनिको रिवर है ना, वीडियो पॉज कर देता हूँ, मुझे पता है, मैं जानबूझ के बोल रहा था। ठीक है, ओरनिको जो रिवर है, ठीक है, ओरनिको रिवर के ओरनिको नदी बेसिन में देखेंगे तो आपको लानोस क्षेत्र दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कंपास दिख जाएगा। इसके अलावा आप अन्य क्षेत्रों को, अन्य ग्रासलैंडों को भी देख सकते हैं। नहीं आते तो इसके अलावा आप इस टेस्ट सीरीज को फिर से पूरा रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी के 50 क्वेश्चन फिर हम अगले डिस्कशन में देखेंगे। काफ़ी ज्योग्राफी लेंदी करवा दे रहे हैं आप लोग। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मेहनत आप ही लोगों के लिए लगातार की जा रही है। चलिए धन्यवाद।